तो आइए आपको ले चलते हैं आज के इस लेजर शो कार्यक्रम में। मंडला वही स्थान है जिसे युगों युगों से मां नर्मदा ने अपने आशीर्वाद से सींचा है। वही मां नर्मदा जिसका कण कण शिव और जल अविरल है। मां नर्मदा समूचे विश्व में दिव्य व रहस्यमयी नदी है। इसकी महिमा का वर्णन चारों वेदों की व्याख्या में श्री विष्णु के अवतार वेद व्यास जी ने स्कंद पुराण के रेवा खंड में किया है। इस नदी का प्राकट्य ही विष्णु द्वारा अवतारों में किए राक्षस वध के प्रायश्चित के लिए ही प्रभु शिव द्वारा अमरकंटक के मैकल पर्वत पर कृपा सागर भगवान शंकर द्वारा 12 वर्ष की दिव्य कन्या के रूप में किया गया। महारूपवती होने के कारण विष्णु आदि देवताओं ने इस कन्या का नामकरण नर्मदा किया। सहस्त्रधारा, यहाँ राजा सहस्त्रार्जुन ने अपने 1000 हाथों से की थी मां नर्मदा के प्रवाह को रोकने की कोशिश। ऐसी मान्यता है कि इसी स्थान पर राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन ने मां नर्मदा के प्रवाह को अपनी 1000 बाहुओं से रोकने का प्रयत्न किया था। परिणाम स्वरूप मां नर्मदा की 1000 धाराएं उत्पन्न हुई और जल प्रपात के रूप में बिखर गई। तभी से इस स्थान को सहस्त्रधारा कहा जाने लगा। मंडला मां नर्मदा का पहला पड़ाव है जो मां नर्मदा के उत्तरी तट पर बसा है। सुंदर घाटों और मंदिरों के कारण यहाँ पर स्थित सहस्त्रधारा का दृश्य अत्यंत सुंदर और आकर्षक नजर आता है। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार रावण सहस्त्रबाहु अर्जुन को जीतने की इच्छा से उनके नगर गया। मां नर्मदा की जलधारा देखकर रावण ने वहां भगवान शिव का पूजन करने का विचार किया। जिस स्थान पर रावण पूजा कर रहा था वहां से थोड़ी दूर सहस्त्रबाहु अर्जुन अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा में मग्न था। सहस्त्रार्जुन ने खेल खेल में अपनी 1000 भुजाओं से नर्मदा का प्रवाह रोक दिया। जब रावण ने ये देखा तो उसने अपने सैनिकों को इसका कारण जानने के लिए भेजा। सैनिकों ने वापस आकर रावण को पूरी बात बता दी। फिर रावण ने सहस्त्रबाहु अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। मां नर्मदा के तट पर ही रावण और सहस्त्रबाहु अर्जुन में भयंकर युद्ध हुआ और अंत में सहस्त्रबाहु ने रावण को बंदी बना लिया। जब यह बात रावण के पितामह दादा पुलस्त्य मुनि को पता चली तो उन्होंने सहस्त्रार्जुन से रावण को छोड़ने के लिए निवेदन किया। सहस्त्रबाहु ने रावण को छोड़ दिया और मित्रता कर ली। एक पौराणिक कथा अनुसार किसी समय सहस्त्रार्जुन माहिष्मति के मार्ग से जा रहे थे। तभी भगवान के अवतार परशुराम युद्ध की मंशा से उनके समीप आ पहुँचे। सहस्त्रबाहु ने देखा कि परशुराम उनसे युद्ध करने आ रहे हैं तो उनका सामना करने के लिए अपनी सेनाएं खड़ी कर दी। परशुराम ने अकेले ही सहस्त्रबाहु की पूरी सेना का सफाया कर दिया और अंत में स्वयं सहस्त्रबाहु परशुराम से युद्ध करने के लिए आया। परशुराम ने उसके 1000 भुजाओं को अपने फरसे से काटकर सहस्त्रबाहु अर्जुन का वध कर दिया। इस घटना का प्रतिशोध लेने के लिए सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों ने बाद में ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। अपने निर्दोष पिता की हत्या से क्रोधित होकर परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। मंडला का इतिहास बहुत ही शौर्यता और वीरता पूर्ण रहा है। रानी दुर्गावती और अवंती बाई की वीर गाथाएं सभी देश प्रेमियों को स्मरण होगी, जिनमें से एक ने अकबर को धूल चटा दी थी जबकि दूसरी रानी हमेशा अंग्रेजों पर भारी पड़ी। 1480 से पहले ये भूभाग महास्मति के नाम से जाना जाता था और यह गोंडवाना भूभाग का अंश था। 1480 में यहाँ के शासक राजे संग्राम शाह मड़ावी बने, जिनके नाम पर इस भूभाग का नाम मंडला पड़ा और इस राज्य का बहुत विस्तार भी हुआ। 1564 में अकबर के एक कारिंदे आसफ खान ने यहाँ पर हमला किया, जिसका रानी दुर्गावती ने बहुत वीरता पूर्वक सामना किया और लगभग धूल ही चटा दी थी, मगर मुगलों की नीचता के कारण हार गई। 1742 में मराठाओं के अधीन आ गया मंडला। 1818 में मंडला और अन्य मराठा क्षेत्रों को लेकर एंग्लो मराठा युद्ध हुआ। मराठे बड़ी वीरता से लड़े। 1857 की प्रथम स्वतंत्रता के युद्ध में भी यहाँ पर कोई हलचल नहीं हुई और ये उस संग्राम से बिल्कुल अछूता रहा। 1861 में मंडला केंद्रीय राज्य का भाग बना। 1867 में इस जिले की मान्यता मिली, जो कि आज तक है।
राजाओं की राजधानी जबलपुर का गढ़ा और नरसिंहपुर जिले का चौरागढ़ हुआ करती थी, परंतु सन 1651 में पहाड़ सिंह बुंदेला ने चौरागढ़ पर हमला कर अपने अधिकार में ले लिया। इस समय गौड़ राजा हृदय शाह का शासन था। इस स्थिति में राजा हृदय शाह ने मंडला से 17 किलोमीटर दूर जंगलों के बीच सुरम्य वातावरण और पवित्र नर्मदा नदी के किनारे रामनगर में अपनी राजधानी बनाई। रामनगर में राजा हृदय शाह ने कई महल और मंदिर बनवाए, जिनमें से अधिकांश इमारतें आज भी सुरक्षित है, जिनमें मोती महल, रानी महल, राय भगत की कोठी और विष्णु मंदिर मुख्य है। रामनगर कई गौड़ राजाओं की राजधानी रहा है। ये सभी इमारतें समय के साथ साथ नष्ट होने लगी थी, परंतु अब पुरातत्व विभाग द्वारा इन्हें बचाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। पुरातत्व विभाग द्वारा इन्हें संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। शंकर शाह और रघुनाथ शाह का इतिहास। सन 1857 की क्रांति में देश को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने का बिगुल बजा दिया गया था। इस आंदोलन में देश के कई राजा राजकुमारों ने भी अपना योगदान दिया था, जिनके सामने अंग्रेज घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गए थे, जिन्होंने न केवल अपना बलिदान दिया बल्कि अपने बलिदान से स्वतंत्रता की ऐसी चिंगारी को जन्म दिया जो बाद में अंग्रेज के लिए आग बन गई। आजादी की बात हो और मंडला के वीर राजा शंकर शाह और उनके बेटे रघुनाथ शाह की बात न हो तो ये कहानी अधूरी ही रहती है, क्योंकि ये ऐसे योद्धा थे जिन्होंने हंसते हंसते देश की आजादी के लिए मौत को गले लगा लिया था। आज हम आपको इन्हीं वीरों के बारे में बताएंगे। वर्तमान मध्य प्रदेश के महाकौशल अंचल में फैला गौड़ राज्य उस वक्त एक समृद्धशाली राज्य था। राजा शंकर शाह के पिता का नाम राजा सुमेर शाह था। 1789 में शंकर शाह का जन्म हुआ था। उस समय राजा सुमेर सिंह मराठों के बंदी होकर सागर के किले में कैद थे। रानी बेटे शंकर शाह के साथ राजधानी गढ़ापुरवा में आकर रहने लगी थी। शंकर शाह जंगल में बांस छीलकर नुकीले बाण तैयार करने लगे। उन्हें देख आसपास के गौड़ बालक भी जुड़ गए। धनुष बाण से वे निशानेबाजी का अभ्यास करने लगे। थोड़े ही दिनों में उनकी एक मित्र मंडली तैयार हो गई, जिसे गोटिया दल का नाम दिया। इस दौरान सन 1800 में मराठों ने सुमेर सिंह को कैद से मुक्त करा दिया। वह अपने परिवार के साथ पुरवा में आकर रहने लगे, जहां मात्र 16 साल की उम्र में उन्होंने शंकर शाह को युवराज बना दिया। शंकर शाह गुरिल्ला युद्ध के जरिए मराठा सैनिकों पर हमले करने लगे थे। पिता के वीर गति को प्राप्त होने के बाद शंकर शाह राजा बने। हालांकि राज्य के नाम पर कुछ नहीं था। वह अपने गोटिया दल के माध्यम से छापामार युद्ध जारी रखे हुए थे। 20 वर्ष की उम्र में उनकी शादी युद्ध कला में निपुण फूल कुंवरी से हुई, जहां 2 साल बाद कुंवर रघुनाथ शाह का जन्म हुआ। ऐसे भड़की थी महाकौशल में आजादी की चिंगारी। सन 1857 में जबलपुर में तैनात अंग्रेजों की 52वीं रेजिमेंट का कमांडर क्लार्क बहुत ही क्रूर था। वह इलाके के छोटे राजाओं जमींदारों को परेशान किया करता था और मनमाना कर वसूलता था। इस पर तत्कालीन गौड़वाना राज्य, जो कि मौजूदा जबलपुर और मंडला का इलाका था, वहां के राजा शंकर शाह और उनके बेटे कुंवर रघुनाथ शाह ने अंग्रेज कमांडर क्लार्क के सामने झुकने से इनकार कर दिया। दोनों ने आसपास के राजाओं को अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठा करना शुरू किया। बताया जाता है कि दोनों बाप बेटे अच्छे कवि थे और वह अपनी कविताओं के जरिए राज्य में लोगों को क्रांति के लिए प्रेरित करते थे। शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह अपनी सेना के साथ अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन दोनों के पास इतनी सेना नहीं थी कि वे अंग्रेजों से लड़ सके। इसलिए शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए सामाजिक आंदोलन चलाया और लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा करने के लिए मुहिम शुरू की। इस बात की भनक जब अंग्रेजों को लगी तो अंग्रेज डर गए। उन दिनों गौड़ राजाओं का साम्राज्य जबलपुर से शुरू होकर पूरे महाकौशल तक फैला था। यदि ये सभी लोग विरोध करते तो अंग्रेजों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। अंग्रेजों ने रचा षड्यंत्र। प्रताप
पुत्र से डरे अंग्रेजों ने उनकी आवाज दबाने के लिए शंकर शाह और रघुनाथ शाह को मारने का षड्यंत्र रचा और इनके पाले हुए एक स्थानीय राजा ने अंग्रेजों को शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बारे में जानकारी दे दी। अंग्रेजों ने चालाकी से इन गौड़ राजाओं को गिरफ्तार कर लिया और भरे बाजार जबलपुर कमिश्नरी के सामने 18 सितंबर 1857 को पिता और पुत्र को तोप के आगे बांधकर उड़ा दिया। शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने अपनी शहादत दे दी, लेकिन अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके। शंकर शाह और रघुनाथ शाह की याद में दोनों की प्रतिमा की स्थापना की गई। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। आज के मौके पर यदि कान्हा नेशनल पार्क की बात न की जाए तो सफर की कहानी अधूरी सी लगती है। यदि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला है तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका कान्हा नेशनल पार्क की है। यहाँ हर साल बाघों का कुनबा बढ़ रहा है। साल 2020-21 में जब एमपी को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला था तब अकेले कान्हा नेशनल पार्क में उस समय 118 बाघ थे। यहाँ के बाघों की खासियत है कि ये पर्यटकों के साथ सेल्फी लेने में नखरे नहीं दिखाते। इस पार्क में जो भी आता है कभी निराश होकर नहीं जाता। यहाँ ऐसे बाघ हैं जो विदेशी पर्यटकों के बीच भी अपना जलवा बिखेरते हैं। पर्यटक भी बाघों को इतना पसंद करने लगे हैं कि मन से उनका नाम रखने लगे। कान्हा नेशनल पार्क में बाघों की संख्या बढ़कर 135 से 140 हो गई है। वहीं इस गणना में करीब 30 से 35 टाइगर के बच्चे भी शामिल हैं। कान्हा नेशनल पार्क के टाइगर की खासियत है कि वह पर्यटकों को देखकर अपना रास्ता नहीं बदलते, बल्कि उनके सामने ही चलते हैं और उन्हें सेल्फी लेने का भरपूर मौका देते हैं। अगर यहाँ की बाघिनों का मन हो जाए तो घंटों तक पर्यटकों को अपने दीदार कराती है। इनमें से खास बाघिन का नाम है नैना। इसका कोड है T76। ये अपने 4 शावकों के साथ पर्यटकों को एक साथ नजर आती है। उनके साथ मिलकर उनका रास्ता रोकती है। वो अपने चारों शावकों को जंगल में घुमाकर उन्हें वहाँ के कानून सिखाती है। बाघिन नीलम, जिसका कोड है T65, ये भी अपने परिवार के साथ मिलकर पर्यटकों का रास्ता रोक लेती है। उनकी जिप्सी के आगे आगे चलती है। बाघिन नीलम पर्यटकों को कई प्रकार की अदाएं भी दिखाती है। ये बाघिन इन दिनों विदेशों में काफी मशहूर हो रही है। कान्हा की शान और जान रहे मुन्ना बाघ के बाद नैना और नीलम को उसके शावकों के साथ खासा पसंद किया जा रहा है। दरअसल मुन्ना बाघ के जाने के बाद पूरे पार्क में मायूसी सी छा गई थी, क्योंकि मुन्ना बाघ सभी देशी विदेशी पर्यटकों का चहेता रहा है। कान्हा नेशनल पार्क प्रबंधन वैसे तो बाघों के नाम कोडवर्ड के तहत जैसे T67, T65, T76, T29 रखते हैं, लेकिन यहाँ पहुँचने वाले पर्यटक अपने पसंदीदा बाघ का नाम खुद ही रख देते हैं, जैसे नैना, नीलम, मुन्ना, सुनैना, बजरंग। कई बार पर्यटकों के दिए नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। इसी तरह अनेकों माध्यम से शौर्यता और वीरता के इतिहास की गाथाएं आपके साथ साझा करते रहेंगे। धन्यवाद।